जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में चल रहा है एक मैसिव ऑपरेशन। 7 से 10 मई के बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने खोए हैं 8 F-16। भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ड्रोन जैसे थ्रेट से बचाने के लिए इंद्रजाल ने लॉन्च किया एक इंद्रजाल इंफ्रा। देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर तेजी से चल रहा है काम और भारत के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान को नहीं मिलेगा एक बूंद भी पानी। आज सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर भारतीय सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और ऐसी रिपोर्ट्स थी कि करीब 3 से 4 आतंकी इसमें ट्रैप हुए हैं और जबकि उन आतंकियों के साथ कांटेक्ट भी स्टैब्लिश हुआ। और फिर इस दौरान जो गन फाइट हुई थी तो हमें बेहद ही दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक वीर जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे सुअरों के संगठन जैश के ही सुअर ट्रैप हुए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही उनको होरीफाइड किया जाएगा। बाकी इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जिस वीर योद्धा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। इसके अलावा नॉर्थ सिक्किम से भी एक दुखद खबर सामने आई है, जहाँ के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशनल पेट्रोलिंग के दौरान हमारी आर्मी के एक यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने अपने एक फेलो सोल्जर को रेस्क्यू करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले। बाकी आज गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टर्की और चीन के लिए एक कड़ा संदेश देते हुए इस बात की उम्मीद जताई है कि वे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करेंगे और उनके टेररिस्ट इकोसिस्टम के खिलाफ एक्शंस लेंगे। वहीं इसके अलावा भी हाल ही में एक डच आउटलेट के साथ बातचीत में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर से कन्फर्म किया है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। अगर पाकिस्तान दोबारा से भारत में कहीं भी किसी भी तरह का आतंकी हमला करता है तो भारत भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकियों को हिट करेगा और हम उन्हें हर उस जगह पर हिट करेंगे जहां पर वो हैं। और इसी इंटरव्यू के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले मामले पर उन्होंने अमेरिका या किसी भी थर्ड पार्टी की किसी भी भूमिका से इनकार किया है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बीच किसी भी थर्ड पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बाकी इसी तरह से आज बीकानेर में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि पाकिस्तान को हमारे नदियों से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा जिन पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है और इस पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भी कोई स्कोप नहीं है। और अब से पाकिस्तान को हर एक आतंकी हमले के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की आर्मी चुकाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी चुकाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दिए जाने के बाद हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और 22 अप्रैल का जो कायरतापूर्ण पहलगाम वाला आतंकी हमला था तो उसके जवाब में हमने 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह किया। पहले हमने उनके घर पर घुस के मारा था और अब हमने उनकी छाती पर वार किया और अब से ये भारत की नई पॉलिसी भी है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कुछ मेजर बेसिस जैसे कि रहीम यार खान एयरबेस तो वो तो अब ICU में। और भारतीय प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता है, इसी वजह से वो भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा में फंसकर हमारे देश में कुछ लोग हैं जो कि इसी बात को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं कि भारत के कितने रफाल पाकिस्तान ने गिराए हैं, जबकि एक्चुअल में रफाल को शॉर्ट करने का दावा केवल पाकिस्तान ने किया है और उन दावों को साबित करने के लिए अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहीं से भी देखने को नहीं मिला है। जबकि प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के कितने गिराए हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रिसिशन के साथ भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करी थी तो निश्चित रूप से उसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर खैर अगर बात करें पाकिस्तान के लॉसेस की तो भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियली तो फिलहाल अभी तक यही बताया है कि हाँ, भारत ने भी पाकिस्तान के कुछ हाईटेक जेट्स को शॉट डाउन किया है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं, कितनी संख्या में है, तो इसका खुलासा फिलहाल अभी तक तो नहीं किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के लॉसेस को लेकर भारतीय थिंक टैंक CDF यानी कि चक्र डायलॉग्स फाउंडेशन के फाउंडर एयर वेटरन विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जारी करी है पाकिस्तान एयरफोर्सेस के लॉसेस को लेकर, जो कि पाकिस्तान ने 7 मई से 10 मई के बीच में किए हैं। और इस डेटा को तैयार करने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस वैलिडेशंस, क्रॉस वेरीफाइड मीडिया रिपोर्टिंग्स, क्लासिफाइड बजटरी टेंडर्स और कुछ बेहद ही क्रेडिबल सोर्सेस लिए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी, ISR डेटा स्ट्रीम्स, तो इन सभी के माध्यम से इन सभी को वेरीफाई करने के बाद पाकिस्तान के जो एयर लॉसेस हैं उनमें 4 F-16 ब्लॉक 52D फाइटर जेट्स, 2 मिराज 3-5 फाइटर जेट्स, एक इल्यूसिन Il-78 रिफ्यूलिंग टैंकर, 2 CM-400 AKG मिसाइल्स, 2 शाहीन मिसाइल्स और 6 बैरक्टर TB2 UCAVs शामिल हैं। और इन एयर लॉसेस की टोटल कॉस्ट है $431.72 मिलियन। इसके अलावा ग्राउंड पर जो पाकिस्तानी एयरफोर्सेस के लॉस हुए हैं
उनमें 4 F-16 ब्लॉक 52D, एक C-130H हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, एक साब 2000 एवॉक्स एयरक्राफ्ट, एक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 मोबाइल कमांड सेंटर्स शामिल हैं। और इस डिटेल्ड एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने लगभग $3.57632 बिलियन के एसेट्स को खोया है और इनकी जो एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी वो है $1.55304 बिलियन और ये पाकिस्तान पर $5.12936 बिलियन से भी अधिक का फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालेगा। और फिर भी पाकिस्तान में कुछ सुअर हैं जो कि इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि IMF ने पाकिस्तान के लिए भीख अप्रूव कर दी है, और वो भीख कितने की अप्रूव हुई थी उससे ज़्यादा के तो तुमने नुकसान कर लिया है। अब वो भीख जितनी अप्रूव हुई थी तो उसकी 4 गुना आपको और चाहिए होगी ये सब चीज़ें रिकवर करने के लिए। और बाकी इस एनालिसिस में ग्राउंड रिपोर्ट्स के हवाले से भी बताया गया है कि पहली रात को पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन के साथ बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर से मिसाइल्स लॉन्च करी थी, जिनकी संख्या 300 से भी ज़्यादा है। और फिर इस पहली रात के बाद फिर पाकिस्तान ने बहुत ही कम संख्या में जो AD मिसाइल्स है उनको फायर किया था। बाकी जो पाकिस्तानी मिसाइल्स का मलबा इकट्ठा किया गया है वो इसी बात का खुलासा करता है कि पाकिस्तान की जो अधिकतर मिसाइल्स है वो फटी ही नहीं, और पाकिस्तान ने जो एक्चुअल मिसाइल्स फायर करी थी उनकी एक्चुअल संख्या अभी तक मीडिया के सामने रिवील नहीं की गई है। और उसके अलग अलग कारण बताए गए, क्योंकि अगर उसकी एक्चुअल संख्या सामने आती है तो उससे एक तो चाइनीज़ एयर डिफेंस एसेट्स की परफॉर्मेंस की जो कमियां हैं वो और भी ज़्यादा सामने आ जाएंगी। जैसे कि पाकिस्तान ने पहले दिन तो बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च करी, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से ही पाकिस्तान की मिसाइल्स बहुत ही कम हो गई थी। वहीं इसके अलावा सामने आने से पाकिस्तान की पुअर लीडरशिप एक्सपोज होगी, पाकिस्तान में सेंट्रलाइज फायर कंट्रोल डिसिप्लिन की कमी है ये भी खुलासा होगा, और वहीं पाकिस्तान की इच्छा के विपरीत ये भारतीय वायुसेना की रियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को फिर से सबके सामने ला देगा। और बाकी इस रिपोर्ट में जो लॉसेस पाकिस्तान के बताए गए हैं तो एक्चुअल में उनकी जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इन लॉसेस में अभी तक सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और ड्रोन्स तो इनकी कॉस्ट काउंट नहीं की गई है। चक्र डायलॉग्स फाउंडेशन के एनालिसिस के मुताबिक जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो एक रिगरस पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम को मेंटेन करती आई है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उसके अमेरिका के साथ कोलैबोरेशंस रहे हैं और हाल ही में टर्की और चीन के साथ भी उसके कोलैबोरेशंस बढ़े हैं। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसने हाई इंटेंसिटी के कॉम्बैट सिनेरियोज को अडेप्ट करने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ की लिमिटेशंस को एक्सपोज किया है। जो पाकिस्तानी पायलट्स है वो हाई स्टैंडर्ड्स पर ही ट्रेन होते हैं, लेकिन मॉडर्न एरियल वॉरफेयर जितनी तेज़ी से बदल रहा है और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स उसको मैच नहीं कर पा रही है। जैसे कि F-16 जिसका दुनिया में एक प्रूवन कॉम्बैट रिकॉर्ड रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन बंदर और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी हर बार इस F-16 को खोया है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में टैक्टिक्स और कॉम्बैट एम्प्लॉयबिलिटी की कमियों को दर्शाता है, और जो कि एक अच्छे खासे एयरक्राफ्ट की रेपुटेशन को भी बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा एनालिस्ट ने इस बात की तरफ भी पॉइंट आउट किया है कि जिस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स भारत की मिसाइल्स की चपेट में आए तो उसने चाइनीज़ मेड मिलिट्री हार्डवेयर की कमियों का भी खुलासा कर दिया। और पाकिस्तान जो चाइनीज़ इक्विपमेंट पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर है तो ये उस पर भी प्रश्न उठाता है। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान में जो मल्टीपल कंट्रीज़ के बहुत ही अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स हैं तो उन सभी का आपस में जो इंटीग्रेशन है वो पाकिस्तान के लिए चुनौती बना, जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को प्रभावित किया और उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की चाइनीज़, अमेरिकन और खुद के स्वदेशी प्लेटफॉर्म के मिक्सचर पर जो निर्भरता है तो उससे उनके बीच तालमेल की कमी आई और इससे पाकिस्तानी फोर्स की ओवरऑल कॉम्बैट रेडीनेस प्रभावित हुई। भारत की ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस कंपनी इंद्रजाल ने अपने एक नए तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंद्रजाल इंफ्रा, जिसे खास तौर पर बनाया गया है हाई वैल्यू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी ग्रिड्स, तो इन सभी को ड्रोन बेस्ड अटैक से सुरक्षा देने के लिए। और जो इंद्रजाल इंफ्रा है ये इंद्रजाल के एडवांस स्काई OS प्लेटफॉर्म पर काम करता है और जो कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक एक बड़े एरिया को ऑटोनॉमस तरीके से रियल टाइम एयर स्पेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है। और इसमें लेयर डिफेंस अप्रोच के साथ AI ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें सेंसर्स, स्पूफर्स, जैमर्स और कमांड इंटेलिजेंस तो इन सभी को आपस में कंबाइन किया गया है ताकि ये दुश्मन ड्रोन्स के खिलाफ 24/7 ऑटोनॉमस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। बाकी अभी वर्तमान समय जो इंद्रजाल इंफ्रा है उसे ऑलरेडी गुजरात के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेवल पोर्ट में ऑपरेशनल किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसी दौरान एक रियल कॉम्बैट में इसके ट्रायल्स भी सफलतापूर्वक पूरे हो गए और अब इसे कर्नाटका में स्थित भारत के सबसे लार्जेस्ट नेवल पोर्ट में भी डिप्लॉय किया जा रहा है। बाकी इस इंद्रजाल इंफ्रा की खास बात यह है कि हर तरह की वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। इसे केवल 48 घंटों के अंदर तैयार किया जा सकता है और यह ड्रोन थ्रेट्स को बिना किसी कोलैटरल डैमेज के न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। यानी कि एक सिंगल सिस्टम में जिसमें रडार, स्पूफर, जैमर, RF जैमर, डायरेक्शन फाइंडर, पावर सप्लाई ये सब एक साथ इंटीग्रेट की गई है। और जबकि रैपिड रिस्पांस के लिए इसे किसी व्हीकल के ऊपर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। और ये स्वार्म ड्रोन्स, ऑफ द शेल्फ ड्रोन्स, DIY ड्रोन्स और FPV ड्रोन्स इन सभी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि 4 किलोमीटर की दूरी से ही
दुश्मन ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है, फिर 3 किलोमीटर से उसको ट्रैक करना शुरू करता है और जैसे ही वो ड्रोन इसके किल जोन में आता है जो कि 2 किलोमीटर का है, तो फिर उसे ये अपने काउंटर मेजर्स की मदद से न्यूट्रलाइज करता है। NDTV Profit.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL को भारत के प्रोजेक्ट कुशा से 40,000 करोड़ रुपीस तक के पोटेंशियल ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट कुशा है तो उसके तहत भारत एक ऐसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है जो कि रशिया से इंपोर्ट किए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑल्टरनेटिव बनेगा। और इसी वजह से प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसे देसी S-400 का नाम भी फिलहाल अभी तक दिया गया है। और बाकी BEL DRDO के साथ डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर संयुक्त रूप से मिलकर इस प्रोजेक्ट कुशा के कई सारे सब सिस्टम्स को विकसित भी कर रही है, जिसमें खास तौर पर अलग अलग टाइप्स की रडार्स और कंट्रोल सिस्टम्स शामिल हैं। हालांकि इस प्रोग्राम के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर कौन रहेगा तो उसके निर्णय का भी BEL को इंतजार है, लेकिन अगर वे निर्णय लेते हैं कि इसमें 2 सिस्टम इंटीग्रेटर्स रहेंगे तो उनमें से एक डेफिनेटली BEL होने वाली है। और अगर BEL इसके लिए सिस्टम इंटीग्रेटर बनती है तो उनको कम से कम 40,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मिलेंगे। और जबकि BEL को QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए 30,000 करोड़ रुपीस तक के ऑर्डर्स मिलने की भी पूरी उम्मीद है और इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। वहीं इसके अलावा एक और अपडेट है कि अगले सप्ताह भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल रशिया के विजिट पर जा सकते हैं और इस विजिट के दौरान NSA अजीत डोभाल बाकी के बचे हुए 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी को और भी तेज करने के लिए जोर दे सकते हैं। इसके अलावा अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस ने जर्मन आर्म्स मैन्युफैक्चरर रैनमेटल AG के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत वे आर्टिलरी शेल्स जैसे एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव्स को सप्लाई करेंगे, जो कि बनाई जाएंगी रिलायंस डिफेंस की महाराष्ट्र में स्थापित एक नई फैसिलिटी में। इसके अलावा भारत की GRSE ने सोफिस्टिकेटेड स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्वदेशी तौर पर बनाई गई 30 mm की नेवल सरफेस गन के सी एक्सेप्टेंस फायरिंग ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और ये जो ट्रायल्स हैं GRSE द्वारा ही बनाई गई एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट पर कंडक्ट किए गए थे और इस नेवल सरफेस गन को GRSE, BHSEL और इसराइल के एल्बिट सिस्टम्स की पार्टनरशिप के तहत स्वदेशी तौर पर भारत में बनाया गया है, जिसमें 60% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट है। और ये गन सिस्टम हाईली एक्यूरेट और रिलायबल है, जो कि भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक GP महादेव वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान लांस नायक राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार शिव नारायण सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पास टोटल कितने एवॉक्स एयरक्राफ्ट हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।